नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 6 अक्टूबर 2021। स्वागत है आपका द हिंदू के न्यूज़ एनालिसिस में। ये न्यूज़ एनालिसिस हम हिंदी में करते हैं। सेशन का पीडीएफ भी आपको हिंदी में मिल जाएगा। सेशन के पीडीएफ के लिए हमारा बोधा एस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ये आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं। पहला जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, ये आर्टिकल रहेगा क्लाइमेट जो एक्सपर्ट है उनको क्या मिला है, फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड है। चलिए हम डिस्कशन देखते हैं। यहाँ पे आज 6 अक्टूबर है तो हिंदी में ये चीज़ें आपको दिया हो गया है। 3 को दिया गया है। ठीक है, ये 3 को दिया गया है। मार्वे, ये अमेरिकी और जापानी वैज्ञानिक है। इनको काउस को दिया गया है, इटली के हैं। ठीक है, और पेरिस के जो है जॉर्जियो को इनको दिया गया है। तो ये 3 को इसमें क्या दिया गया है, नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किस क्षेत्रों के लिए दिया गया है, भौतिकी क्षेत्रों के लिए। ठीक है, ये एक्चुअली किस चीज़ों का विशेषज्ञ है, जलवायु के लिए। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के लिए ये एक विशेषज्ञ माने जाते हैं, तो इनको दिया गया है। तो देखिए, अब सवाल उठती है कि क्या हमें इन तीनों का नाम याद करके रखना चाहिए, किन क्षेत्र को किनको दिया गया है। तो आपको उतनी ज़्यादा तो याद करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम देते हैं, किसी भी स्टेट पीसीएस का, तो पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। लेकिन यूपीएससी क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछा जाता है। यूपीएससी क्वेश्चन लिंक करके पूछते हैं, तो उस टाइप से हम देखते हैं। इसमें बात किया जाता है COP 26 को। ये जलवायु शिखर सम्मेलन हुआ था। कहाँ पे हुआ था, ब्रिटेन के ग्लासगो में हुआ था। इसके बारे में हम देखने की कोशिश करते हैं। इसमें इनका डिटेल दिया गया है कि किन का उम्र कितना था, मालवे का उम्र 90 था, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है। चलिए नोट्स के अंदर हम देखते हैं कौन सा है। तो नोट्स के अंदर हम देखते हैं नोबेल पुरस्कार होता क्या है। नोबेल पुरस्कार जो है विश्व में बौद्धिक उपलब्धि के लिए किया जाता था। ठीक है, बौद्धिक उपलब्धि मतलब कि आपकी बौद्धिक जो क्षमता है उसके ज़्यादा क्षमता होने के कारण इसको दिया जाता है। इनमें सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठान जो इसका पुरस्कार का मिला है वो स्वीडन जो है, उनका वैज्ञानिकरण करने के लिए उद्योगपति जो थे उनके द्वारा ये फंड दिया गया है। ये फंड प्रति वर्ष दिया जाता है। ठीक है, प्रति वर्ष दिया जाता है। इनके लिए क्षेत्र भी बनाया गया है, किन क्षेत्रों को दिया जाएगा प्रति वर्ष। भौतिकी क्षेत्र, रासायनिक विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र, मानवता क्षेत्रों में इनके लिए ये क्या देते हैं, नोबेल पुरस्कार देते हैं। यह विश्व के सबसे बड़ा पुरस्कारों में से एक माना जाता है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार। अब इसको हम नोबेल पुरस्कार को तो देख लिए इन्होंने जिन देते हैं। अब हम आते हैं जो कॉपेक 26 के बारे में। देखिए, कॉपेक जो होता है एक वो होता है, संस्था है जिनका जिस तरह से, जैसे 26 है तो 26 बैठक हुई, 27 तो 27 बैठक, 28 तो 28 बैठक। तो ये कोई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है 26। ये कॉपेक का ही जो संगठन होता है, हर साल जो बैठक होती है उस बैठक के हिसाब से इसका ईयर लगा दिया जाता है, ईयर बांध दिया जाता है कि इस हिसाब से क्रोनोलॉजी में होता है। इसकी इनके जो 2010 में स्थापना किया गया था, जो नवंबर 2021 में हाल ही में जो इसका बैठक हुआ था ब्रिटेन के ग्लासगो में। ठीक है, इसको किसके द्वारा से किया जाता है, किस निकाय के द्वारा, UNFCCC के द्वारा किया जाता है। इसका प्रत्येक वर्ष बैठक होता है, संपन्न किया जाता है। पहली जो बैठक हुआ था 1995 में किया गया था इसका। ठीक है, 1995 में कहाँ पे किया गया था पहली बैठक, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले बैठक ये जर्मनी के अंदर किया गया था, बर्लिन, जर्मनी की जो बर्लिन है वहाँ पे इसको आयोजित किया गया था। आप इसमें एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं कि इनकी जो सचिवालय है, इनका सचिवालय कहाँ पे है, तो इनका सचिवालय जर्मनी के अंदर ही है। ठीक है, कॉपेक के बारे में, ये किस चीज़ों के लिए काम करते हैं, ये जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड एक बैठक होती है जिसमें पूरे देश यहाँ पे शामिल होते हैं। इनका थीम होता है, उस पर इनके चर्चा किया जाता है। इनका अध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो 5 संयुक्त राष्ट्र क्षेत्र में बांटा जाता है। ठीक है, अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन और मध्य और पूर्वी यूरोप के बीच में और पश्चिमी यूरोप में शामिल है। ठीक है, इसकी जो अध्यक्षता होती है, यदि देश का कौन सा मंत्री अध्यक्षता करते हैं, तो इनकी जो अध्यक्ष होते हैं, देश के जो पर्यावरण मंत्री होते हैं, ये इनका अध्यक्षता करते हैं। समझ गए, तो ये इससे संबंधित है। ऐसे तो मैन रोड पे से आप देखेंगे तो हमारे प्रधानमंत्री ज़्यादा चीज़ों का अध्यक्षता करते हैं, लेकिन इसमें पर्यावरण जो मंत्रालय होते हैं, पर्यावरण जो मंत्री होते हैं, इनके अध्यक्षता पर्यावरण मंत्री के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो हमने इस आर्टिकल में हमने डिस्कस कर लिया कि जो टॉपिक है इसको आप कवर कर लीजिएगा। हाँ, क्वेश्चन उठता है
कोई स्टूडेंट ने पूछा था कि नोट्स बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। देखिए, एक तो थ्रोली आप पढ़ें इस चीज़ों का, और उसके बाद आपको पूरा न्यूज़पेपर का नोट्स ना बना के इन जो टॉपिक है ना, इनके नोट्स यदि आप बनाते हैं या फिर आप कहीं और से लिंक करते हैं तो आप एक देख सकते हैं रिवीजन के लिए। यदि आप नहीं भी कराते हैं बनाते हैं तो मैं एक तरीका बता देता हूँ। ये PDF को आप डाउनलोड करके रख लीजिए, तो मतलब आज आपने जो पढ़ा उसको कल भी पढ़ लीजिएगा, न्यूज़ जो आएगा। तो पूरा न्यूज़पेपर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स को पढ़ लीजिएगा, नोट्स मैंने जो प्रोवाइड किया है। उसके बाद आप एक संडे को क्या करिएगा, संडे को पूरा जो एक हफ्ते का न्यूज़ होगा उसको कवर कर लीजिएगा। उसके बाद बाकी एक जो आपका मैगजीन होता है उससे कवर कर लेंगे, इनफ है, इतना रिवीजन हमें करना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल से पहले हमारा जो गुरुकुल प्रोग्राम चल रहा था इनिशिएटिव, उस इनिशिएटिव का यहाँ पे घोषणा हो गई है, कल लॉन्च कर दिया गया है इस इनिशिएटिव का। इसमें 2022 के लिए इनिशिएटिव है, 2023 के लिए है, और जो कॉन्सेप्टर बैच मतलब 12वीं पास बच्चे हैं जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हैं उनके लिए भी ये कोर्स रखा गया है। 2022 के लिए जो बच्चे हैं उनके लिए लाइव सेशन रहेगा, सभी सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा, आंसर राइटिंग प्रोग्राम होगी, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे MCQ प्रैक्टिस करवाया जाएगा, आपकी सोचन शक्ति डेवलप किया जाएगा। अक्टूबर में ये चालू होने वाला है, 11 अक्टूबर से। ज्वाइन करने के लिए इसका जो फीस रखा गया है 19,999। सेशन होगा, लाइव होगा, इसमें ये नहीं कि आप कल देखें ये देखें, ऐसे आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, आप बाद में भी दे सकते हैं, लेकिन लाइव सेशन में आपको अटेंड करना जरूरी रहता है क्योंकि यहाँ पे अटेंडेंस भी मेंटेन रहेगा, ठीक है। 2023 के स्टूडेंट के लिए भी यही चीज़ें रहेगा, उनका जो क्लास स्टार्ट होगा NCERT से होगा। 2022 वाले स्टूडेंट का जो क्लास स्टार्ट होगा ये पॉलिटी से होगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2023 के लिए जो करना चाहते हैं उनके लिए 19,999 रुपया है, इसके आप कर सकते हैं। कॉन्सेप्टर बैच जो है इनका पर ईयर जो 12वीं के बाद है, पर ईयर उनका 9,000 रुपया यहाँ पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, दोनों नंबर में से किसी नंबर पे व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं। यदि स्टूडेंट को क्वेरी आ रही थी कि हमारा जो सबसे फेमस जो इनिशिएटिव है वो फेमस इनिशिएटिव है मेंटरशिप प्रोग्राम। मेंटरशिप प्रोग्राम ये होता है कि यदि आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है तो आप हमारे साथ गाइडेंस में पढ़ाई कर सकते हैं। आप पढ़ना खुद है, लेकिन आपको यहाँ पे ये बताया जाएगा कि आपको क्या चीज़ें पढ़ना है, क्या चीज़ें नहीं पढ़ना है। और एक जो होता है ना माइंड का, आप पढ़ पाते हैं नहीं पढ़ पाते, 2 दिन पढ़ते हैं उसके बाद आपकी ब्रेक हो जाती है, कंटिन्यू नहीं पढ़ पाते। तो ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम है आपकी माइंड जो है माइंडसेट को चेंज करने के लिए, आपको माइंडसेट प्रिपेयर करने के लिए। तो इसका 1 ईयर का जो है 5,999, ठीक है। यहाँ पे आपको ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए हमें इस नंबर पे कॉल करिए और अधिक जानकारी आप ले सकते हैं। डिस्कशन आगे करते हैं। डिस्कशन आगे में दूसरा जो आर्टिकल है हम देख लेते हैं हिंदू के अंदर कहाँ पे दिया हुआ है। इस हिंदू के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं मोडी जो एजेंसी है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इन्होंने भारत का जो रैंकिंग है इन्होंने बहुत मतलब कि एक नकारात्मक रूप में आउटलुक जो रिपोर्ट दिया है ये नकारात्मक दिया है, स्थिर है। मतलब उन्होंने अगले साल भी नकारात्मक दिया था, इस साल भी इन्होंने नकारात्मक दिया है। मूडीज़ जो है ये क्या है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है, ठीक है। अब इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जो रेटिंग एजेंसी है भारत को किस में बरकरार रखा है, Baa3, ठीक है, Baa3 में बरकरार रखा है। इसका मतलब कि सबसे कम निवेश ग्रेड रेटिंग दर्शाता है। अब देखिए हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं और उसको इसके में समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए पीटी के लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगा, मैं ये डालना स्टार्ट कर दिया हूँ क्योंकि आपको पता चले कि पीटी के लिए क्या है। तो रेटिंग एजेंसी के लिए ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि हाल ही में इनके द्वारा रेटिंग एजेंसी के द्वारा भारत का जो स्थिति है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, उसकी रेटिंग को स्थिरता में रखे या स्टेबलिश करके रखा, किसमें घटाकर नकारात्मक कर दिया गया है, ठीक है। नकारात्मक किया गया है तो यहाँ पे आप सीधे शब्दों में आप जानें, यदि कोई भी रेटिंग एजेंसी किसी भी देश की रेटिंग एजेंसी को रेटिंग को कम कर देता है तो इससे प्रभाव क्या क्या पड़ता है, ये सारी चीज़ें हम आएंगे। देखिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो होता है वो रेटिंग जारी करता है। रेटिंग ऐसे जारी किया जाता है, मान लीजिए कि 1 से लेकर 10 तक हम करते हैं, आपको यदि रख दिया जाए 2 पे, ठीक है, आपके देशों को, तो यहाँ पे निवेश करना जोखिम होता है, मतलब यहाँ पे आप निवेश नहीं कर सकते। यदि इसी का रेटिंग हो जाए 8 पे तो यहाँ पे निवेशक क्या करते हैं, निवेश करते हैं। जब निवेशक निवेश करते हैं तो ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के द्वारा जो सभी देशों का रेटिंग जारी किया जाता है उसको देखते हुए ही यहाँ पे निवेश किया जाता है। जैसे आप कभी भी शॉपिंग करते होंगे या फिर जोमेटो से खाना मंगाते होंगे तो आप सबसे पहले देखते हैं कि उस रेस्टोरेंट का रेटिंग क्या है, या फिर फ्लिपकार्ट से लेते हैं तो सेलर का रेटिंग देखने की आप कोशिश करते हैं कि इस सामान का रेटिंग क्या है। यदि सामान का रेटिंग 2 रहता है, 1 रहता है तो आप इसको लेने से नहीं लेते हैं। तो उसी तरह से जो निवेशक होते हैं यदि किसी देश का रेटिंग कम होता है तो वहाँ पे निवेश नहीं करते हैं। तो और डिटेल में मैं डिस्कस करता हूँ। इसको स्थानीय कर दिया गया है, क्या किया गया है, Baa2 किया गया है, ठीक है।
उसके बाद इसमें एक रेटिंग को असुरक्षित माना जाता है कि इसमें यहाँ पे रेटिंग करना सुरक्षित असुरक्षित है। अब सवाल उठती है कि ये जो रेटिंग एजेंसी है मूडो, ये भारत का रेटिंग कम किया क्यों, घटाया क्यों, इसका कारण क्या है। अब कारण को जानते हैं। इसका कारण ये बताया जाता है कि बढ़ते जोखिम और आर्थिक विकास जो है वो पहले के तुलना में क्या हो गया है, कम हो गया है। भारत में बढ़ते जोखिम बढ़ गया है और भारत की अर्थव्यवस्था जिस तरह से विकास कर रही थी उस विकास रेट में इनकी कमी आई है। इनका पहला कारण है बता रहे हैं। उसके बाद ये बता रहे हैं कि लंबे समय से चली आ रही आर्थिक जो समस्या है सरकार के द्वारा उसके लिए कोई समाधान नहीं ढूंढा गया और नीति जो बनाई गई है वो नीति कहीं ना कहीं सफल नहीं हुआ है। ठीक है, इनकी असफलता मानी जाती है कि ये नीति सफल नहीं हुआ है। दूसरा कारण, तीसरा कारण ये बताया जाता है कि यहाँ पे जो ग्रामीण परिवार है उनके लिए वित्तीय तनाव कम क्या है, ये रोजगार सृजन कम होना। ठीक है, यहाँ पे रोजगार जो है एम्प्लॉयमेंट कम है। उसके बाद गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों में इनकी क्रेडिट जो है रेटिंग जो है उसकी क्षमता कम होती है। मतलब कि बैंक से तो लोन लिया जाता है लेकिन लोन को पूरा यहाँ पे दिया नहीं जाता। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें कारण बताया जाता है कि इस कारण से इनकी रेटिंग को कम किया गया है। इससे प्रभाव क्या पड़ता है, इससे प्रभाव हमने बताया कि यहाँ पे जो निवेश होते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI जो होगा वो कम आएगा। जब नकारात्मक में जाएगा FDI कम होगा। जब FDI यदि कम होता है तो हमारे यहाँ पे कंपनी ज़्यादा नहीं खुलेगी, निवेश नहीं होगा तो कंपनी नहीं खुलेगी। कंपनी यदि ज़्यादा नहीं खुलेगी और उनका वैल्यू नहीं बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा, रोज़गार नहीं बढ़ेगा। जब रोज़गार नहीं बढ़ेगा तो यहाँ पे बेरोजगारी होगी, तो जनता के पास पैसा नहीं रहेगा। जनता के पास पैसा नहीं रहेगा तो जनता सामान नहीं खरीदेगी, कम सामान खरीदने की कोशिश करेगी। तो ये हमारी कहीं ना कहीं एक जगह पे, बहुत सारी जगह पे ये इफ़ेक्ट करता है ये चीज़ें। ठीक है, अब इसमें बताया जाता है कि स्टेक होल्डर का क्या होना चाहिए, राजस्व जो जुटाने में कहीं ना कहीं सरकार इसमें पीछे रह जाएगी जब निवेश नहीं आएगा तो। ठीक है, और सरकार इसमें पीछे हो जाती है। आगे का राह क्या बताया जाता है, आगे का राह ये बताया जाता है कि नॉमिनल GDP जो होता है, नॉमिनल GDP उसमें उच्च दर को वृद्धि करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब नॉमिनल क्वेश्चन उठता है कि नॉमिनल GDP होता क्या है। नॉमिनल GDP ये होता है कि मान लीजिए कि 2020 और 2021, ठीक है, 21 को कंपेयर किया जाए, यहाँ पे 5% की वृद्धि चल रही थी और 2019 और 20 की कंपेयर किया जाता है। ठीक है, मतलब कि ये जो वर्तमान फाइनेंस ईयर है उसको लास्ट की जो फाइनेंस ईयर है उससे तुलना किया जाता है। इसको हम बोलते हैं नॉमिनल GDP। अब एक होता है रियल GDP। रियल GDP क्या होता है, रियल GDP होता है, इसको आधार वर्ष के रूप में हम मानते हैं। जैसे आधार वर्ष मैंने मान लिया 2011, तो 2011-12 के कंपेयर हम करते हैं किससे, 2020-21 से। तो ये हो गया आधार वर्ष और रियल GDP। तो इसमें बताया जाता है कि आपको क्या करना चाहिए, प्रभाव आगे गिरा कि नॉमिनल GDP को ऊंचा नहीं करके सरकार को बजट में क्या है इससे कम घाटा मिलता है, तो इसको आपको इंक्रीज करने की ज़रूरत है। उसके बाद इसमें बताया जाता है मूडो के द्वारा, यदि आर्थिक सुधार आप करते हैं तो निवेश, विकास दर और इनकी जो कर जो आधार है उनको भी क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अब सरकार का क्या कहना है, सरकार का ये कहना है कि विश्व में हमारी जो अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था है, वो तेज़ी से बढ़ रही है और हमारे यहाँ पे जो भी चीज़ें यहाँ पे किया गया है उसमें कहीं ना कहीं हम यहाँ पे निवेश करते हैं और हमारी यहाँ पे एक अच्छा और महत्वपूर्ण सुधार किया जा रहा है जिससे कि हमें परिणाम मिलने जाएगी और हमारे जो पूंजी प्रभाव है और निवेश है उसमें भी बढ़ावा मिला है। ठीक है, सरकार का ये कहना है। समझ गया आपने कि ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या होती है और रेटिंग एजेंसी यदि नकारात्मक प्रभाव देता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, सरकार का पक्ष क्या है और कारण क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने ब्रॉड रूप से डिस्कशन किया। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो डेनमार्क के जो प्रधानमंत्री है वो शनिवार को भारत पहुंचेंगे, भारत के दौरे पर आ रही है। अब चर्चा में ये होता है कि भारत में जब आएंगी तो सबसे जो इनका महत्वपूर्ण एजेंडा रहेगा, किस एजेंडा के ऊपर ये बात करेगी, तो सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा इनका होता है जलवायु परिवर्तन। क्योंकि विश्व में जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, तो इस समस्या को समाधान के लिए डेनमार्क और भारत के बीच में पहले भी एक समझौता हुआ था, जिस समझौता का बताया जाता है हरित रणनीति समझौता। ठीक है, हरित रणनीति समझौता। इसको सितंबर 2020 में किया गया था। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा और उनके जो राष्ट्रपति है उनके फेडरेशन के द्वारा, दोनों के द्वारा मिलकर किया जाता है।
इसमें क्या होता है, इस समझौते के अंदर भारत को टेक्नोलॉजी में निवेश होगा और भारत को हरित क्रांति के लिए जो आपूर्ति है उसको टेक्नोलॉजी दिया जाएगा। क्योंकि देखिए भारत के पास क्षमता है, भारत के पास क्षमता है कि हम सौर ऊर्जा में काम कर सके, पवन ऊर्जा में काम कर सके, तो इन सारी चीज़ों में काम किया जा सकता है। लेकिन हमारे पास कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की कमी हो जाती है और निवेश का कमी है। तो इन निवेश को कमी को दूर करने के लिए हमारे ये समझौता है द्विपक्षीय, ये काम करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हरित राजनीति समझौता जो होता है ये क्या था। ठीक है, भारत और नोट्स के अंदर देखते हैं, भारत और डेनमार्क के बीच में हरित रणनीतिक साझेदारी ये चर्चा में क्यों था? क्योंकि ये आपको पता है कि 2020 में हुआ था और अभी भी हाल ही में सरकार जो दौरा होने वाला है, तो इस दौरा में सबसे ज़्यादा तो प्रमुख एजेंडा रखा गया है और जलवायु को ही रखा गया है। इसमें प्रमुख बिंदु क्या होती है, इस जो विश्व में जो जलवायु है सबसे बड़ी क्या है समस्या है। इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ें ये होती है कि हमें टेक्नोलॉजी मिलता है, हर टेक्नोलॉजी मिलता है। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम पवन ऊर्जा, जल प्रौद्योगिकी, ऊर्जा क्षमता को बढ़ावा करने के लिए और आगे बढ़ते हैं, जिससे कि हमारे यहाँ पे क्या होगा, तकनीकों का बहुत ज़्यादा डिमांड है। हमारे यहाँ पे तकनीकों का बहुत ज़्यादा डिमांड है, इसका डिमांड को पूरा कौन करेगा, डेनमार्क। तो एक चीज़ होती है ना, हमारे यहाँ पे डिमांड है, इनके यहाँ पे क्या है, सप्लाई हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो ये डिमांड को करेंगे तो एक दूसरे से हमारा रिलेशन अच्छा हो सकता है, क्योंकि इनको बाज़ार मिल जाएगा, हमें क्या होगा, जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी मिल जाएगा। ठीक है, इसके माध्यम से क्या जाएगा, ये जो है खासकर किस साझेदारी के रूप में होगा, तो ये एक तो उनके लिए, डेनमार्क के लिए क्या होगा, एक बाज़ार के रूप में भारत निवेश के लिए रहेगा। उसके बाद है भारत और उसके बीच में जो समझौता होगा, उससे क्या होगा, भारत डेनमार्क कौशल संस्थान को भी बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय क्या होगा, कुशल श्रमिक को भी रोजगार मिलेगा। मतलब कि ये होता है कि कहीं ना कहीं इससे रोजगार भी जनरेट होगा, रोजगार भी सृजन होगा, जिससे कि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार हो सके। उसके तहत ये जो कार्यक्रम अपनाया जाएगा ये मेक इन इंडिया के तहत किया जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप टेक्नोलॉजी लाए, टेक्नोलॉजी को कहाँ पे स्थापित करेंगे, भारत के अंदर, और भारत के जो स्किल वर्कर है इनको ट्रेनिंग देना, स्किल देना, उसके बाद यहाँ पे आप काम कर सकते हैं। चलिए हम मैप देख लेते हैं, डेनमार्क का मैप है क्या। ये डेनमार्क का मैप है, ये आप यूरोपियन कंट्री डेनमार्क है, इनका बाउंड्री लगता है, जर्मनी से लग जाता है, इधर स्वीडन से लग जाता है। ठीक है, सॉरी एक मिनट। तो ये यहाँ पे इनका बाउंड्री है, ये बाउंड्री आप देख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आते हैं, एक चर्चा किया गया था मन्नार की खाड़ी। ठीक है, इसमें डिस्कस ये किया गया कि मन्नार की जो खाड़ी है, इसकी जैसे ये है हमारा तमिलनाडु, यहाँ पे आ जाइए, ये मैप में देखिए, ये तमिलनाडु का क्षेत्र है, ये तमिलनाडु का क्षेत्र है। यहाँ पे तमिलनाडु में यहाँ पे क्या होगा कि पवन ऊर्जा के लिए हमें ग्रिड अपनाया जाएगा। इसका गल्फ ऑफ मन्नार जो है, मन्नार की खाड़ी यहाँ पे है, तो ये इनका बॉर्डर किससे लगता है, मन्नार की खाड़ी का तमिलनाडु से लगता है, मतलब भारत से लगता है। और यह भारत और श्रीलंका के बीच में एक बाउंड्री का भी काम करता है, पाक स्ट्रीट और मन्नार की खाड़ी। ठीक है, यहाँ से आप इसको कवर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, कौन सा आर्टिकल है। नेक्स्ट आर्टिकल जो है, ये आर्टिकल हम डिस्कस कर चुके हैं 2-3 दिनों से, उसी को रिपीट किया गया है। तो आपको हम दिखा देते हैं कहाँ पे है, द हिंदू के अंदर, द हिंदू के जो अंदर है उसको यहाँ पे हम देख सकते हैं। पेज नंबर हम 10 पे जाएंगे, पेज नंबर 10। मैं इसलिए इसको दिखा रहा हूँ ना, क्योंकि आपको एक ट्रस्ट हो कि हाँ ये जो डिस्कशन हो रहा है वो हिंदू से ही हो रहा है, कहीं और से नहीं इसको लिया जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको दिखाने का काम करता हूँ। ये देखिए, मैंने डेनमार्क वाला भी जो प्राइम मिनिस्टर का दौरा होने वाला है, इससे रिलेटेड यहाँ पे डिस्कशन किया था। ठीक है, और ये रहा श्रीलंका वाला इशू। ठीक है, अब देखिए श्रीलंका वाला इशू ये है कि हमारे जो विदेश सचिव है हर्षवर्धन, ये कहाँ पे गए हैं, श्रीलंका के दौरे पे गए। जब उन्होंने श्रीलंका के दौरे पे गए तो दोनों के उनके राष्ट्रपति के साथ मुलाकात हुआ, और राष्ट्रपति के साथ मुलाकात के साथ साथ उनको ये बताया गया कि हमारी जो दोस्ती है उस दोस्ती को पुनर्जीवित किया जाना चाहिए, जिस तरह से 1990 और 70 के दशक में हुआ करता था। इन चीज़ों की बात की गई है। इसमें सबसे ज़्यादा जो चर्चा किया गया है वो संविधान संशोधन, जो 13वां संविधान संशोधन था उसके बारे में था। ठीक है, उसके बाद क्षेत्रीय स्तर पे इसमें सुधार किया जाएगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे निकल के सामने आती है। अब देखते हैं श्रीलंका का 13वां संविधान संशोधन क्या था। ये 13वां संविधान संशोधन 1987 और 90 के बीच में हुआ था। इसमें बीच में होने के लिए ये था कि इसका जो मुख्य उद्देश्य जो पूर्ववर्ती क्षेत्र है, मतलब ये श्रीलंका है, यहाँ पे मैप के माध्यम से देखते हैं, नीचे मैप होगा,
ये श्रीलंका है, ये जो इसका पूर्ववर्ती क्षेत्र है, यहाँ पे तमिल की संख्या ज़्यादा है इस क्षेत्रों में, ठीक है। तो इसलिए हुआ था कि इनको भी आप अपने राज्यों में शामिल करें, इनको अलग थलग ना करें, ठीक है। और इनके लिए क्या होना चाहिए, निर्वाचन प्रांतीय परिषद होना चाहिए। इस प्रांतीय परिषद के अंतर क्या हो कि सभी को मिलकर और सभी क्षेत्रों को, पूर्ववर्ती क्षेत्रों को भी इसमें मिलाया जाए और इसमें प्रांतीय परिषद को बनाया जाए। लेकिन इससे सिंगली जो होता है, सिंगली जो राष्ट्रवादी है, ये कहीं ना कहीं इसका विरोध करते हैं। उनका कहना है कि जो तमिल अलगाववाद को इससे प्रोत्साहन मिलता है, ठीक है। तमिल अलगाववाद लिट्टे वाला जो हमने देखा था, लिट्टे क्या होता है, प्रभाकरण का इशू देखा था, तो हमने सारी चीज़ें डिटेल से देखा था। तो इसलिए बोलते हैं कि आपको जो न्यूज़पेपर आप पढ़े तो उसको कंटिन्यू पढ़ेंगे, क्योंकि एक दूसरे से सीरीज जुड़ा रहता है। क्योंकि अब हम इसको पूरा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने परसों और तरसों किया था। तो इसको आप क्या करें, कंटिन्यू रूप में ज़रूर वीडियो को देखें और डिस्कशन आप कवर करते रहे। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल में आ जाता हूँ। यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार है, ये भारत है और ये श्रीलंका है। श्रीलंका का कोलंबो है राजधानी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। इंडियन ओशियन से इसका बॉर्डर लगता है, इंडियन ओशियन यहाँ पे है। नेक्स्ट आर्टिकल आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है कि 15.15% ये सूचकांक है और नीचे गिरा है, ठीक है। ये किसको लेके आया था, क्रय प्रबंधन सूचकांक, इसके बारे में भी हमने जाना है। क्रय प्रबंधन सूचकांक क्या है, इसमें यही करना है कि दूसरे जो कोविड का जो लहर था कोरोना का, उसके बाद हमारे यहाँ पे कुछ जो सितंबर के बाद घटी थी, लेकिन इसमें कुछ लंबे समय से काफ़ी जो उतार चढ़ाव आ रही है और काफ़ी ऊपर गया था, ठीक है। इसकी संकेत मिल रही है, क्योंकि देखिए हमारी अभी जो है डे टू डे आपको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। डे टू डे अपडेट इसलिए नहीं करना है क्योंकि अभी हमने क्या किया, कोरोना से हम क्या कर रहे हैं, रिकवरी कर रहे हैं। जब रिकवरी कर रहे हैं तो हमारी अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी, बहुत सारे क्षेत्रों में क्या होगा, विकास होगा, बहुत सारे क्षेत्रों में डेवलप होगा, ठीक है। रेटिंग बढ़ेगी इसकी। तो इसके लिए कि हम डे टू डे आपको क्या करना है, नोट करने की ज़रूरत नहीं है। एक पर्सपेक्टिव देख लेते हैं। देखिए मुद्रास्फीति क्या होता है, मुद्रास्फीति से बढ़ोतरी से विकास में बाधित होता है। क्या होता है, मैं थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करूँगा, उसके बाद रेटिंग। देखिए मुद्रास्फीति होता है महंगाई, यदि महंगाई बढ़ेगा, ठीक है, महंगाई जो है, महंगाई यदि बढ़ जाता है, महंगाई यदि बढ़ जाता है तो लोग क्या करेंगे, सामान खरीदना कम कर देंगे। अब यहाँ से समझिए, 10 रुपये यदि कोई चीज़ है तो आप क्या किए, 5 खरीदे। यदि वही चीज़ 15 रुपये हो जाएगा तो आप क्या किए, अब 3 खरीदेंगे। वही चीज़ यदि 20 रुपये हो जाएगा तो आप 2 खरीदेंगे। तो आप देख रहे हैं कि रेट जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, आपकी डिमांड कम होती जा रही है, आप खरीदना कम करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, यदि आपने खरीदना कम किया तो पहले इस कंपनी में एक दिन में 3 बनता था तो 3 बिक जाता था। अब ये जब 20 रुपया ये कंपनी ने कर दिया, महंगाई बढ़ गया, तो अब ये कंपनी में कितना मिल रहा है, 2 ही बन रहा है। तो यहाँ पे जो व्यापार रोजगार करेंगे, ठीक है, जिनके पास रोजगार है, तो ये 3 बनाने के लिए 3 वर्कर थे, तो अब इनका डिमांड 2 ही है। तो अब ये क्या करेंगे, एक को लेंगे, आप छुट्टी, आप जाओ, क्योंकि हमारे यहाँ पे डिमांड नहीं है, मांग नहीं है, ठीक है। तो आप 2 ही रहेंगे। तो ये तो रोजगार खत्म हो गया ना इनका। अब इनका रोजगार खत्म हो गया तो इनके पास पैसा नहीं है, इनके पास पैसा नहीं है तो ये मार्केट में डिमांड कैसे करेंगे, मार्केट में मांग को बढ़ाएंगे कैसे, इन चीज़ों को समझिए, ठीक है। तो मांग नहीं बढ़ाएंगे तो वही चीज़ है कि हमारी अर्थव्यवस्था में जो विकास होती है, उस विकास की जो दर है वो भी नीचे चला जाएगा। तो ये चीज़ें हमें सामने निकल के आती है। अब हम नोट्स के अंदर देखते हैं, नोट्स के अंदर देखते हैं क्रय प्रबंधन सूचकांक। क्रय प्रबंधन सूचकांक होता क्या है, देखिए परचेजिंग मैनेजमेंट जो इंडेक्स होता है, ये एक्चुअली होता है कि आपका क्रय का प्रबंधन क्या होता है, ठीक है। तो इसी से संबंधित था इसका जो होता है व्यापारिक सेवा क्षेत्रों में व्यापारिक जो गतिविधियाँ है, इनका संकेत के रूप में माना जाता है। इनको सेवा को दोनों को अलग अलग किया जाता है, ठीक है। पहले क्या किया जाता है, सेवा को अलग रखा जाता है और व्यापार को अलग रखा जाता है। उसके बाद दोनों को मिला के एक रेटिंग जारी किया जाता है। ये जो रेटिंग जारी किया जाता है, इसको 1 से लेकर 100 तक के पैरामीटर में इसको मापा जाता है। मान लीजिए कि आपका 10 आया, 20 आया, 25 आया, तो इस तरह से इनकी बढ़ती रहती है और घटती रहती है। तो ये पैरामीटर इनका होता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। और ऊपर जो होता है 50 से ऊपर होता है तो उसके मतलब होता है कि आपके विकास की जो दर है वो दर्शाता है। यदि 50 से नीचे होता है, 50% से नीचे होता है, तो इसकी ये माना जाता है कि ये नुकसान चल रहा है या घाटे के अंदर है, ठीक है। तो ये आपने डिस्कशन देख लिया और इसको आपने कवर कर लिया। इन चीज़ों को आपने मुद्रास्फीति के बारे में जान लिया होगा कि मुद्रास्फीति क्या होगा। हमने सिंपल वर्ड में आपको समझाने का कोशिश किया, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है कि यूरोपीय संघ के साथ व्यापार समझौते के बनाए रखने के लिए श्रीलंका को जो आतंकवादी कानून है उसमें सुधार की जरूरत बोला है। देखिए यूरोप के साथ जो यूरोपीय संघ क्या बोला कि हमारे साथ यदि आपको ना व्यापार में स्थिति को बनाए रखना है
और व्यापार को बनाए रखना है तो आपको जो आपके यहाँ पे आतंकवादी जो कानून है उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। आप उसको सुधार करिए, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि आपको पता है कि श्रीलंका के अंदर आर्थिक क्राइसिस आ चुकी है, ठीक है। आर्थिक क्राइसिस हमें न्यूज़ में देखने के लिए मिला था कि यहाँ पे आर्थिक क्राइसिस आया। आर्थिक क्राइसिस आया तो आप किसी एक देश के साथ तो व्यापार नहीं कर सकते, सारे देशों के साथ करना पड़ेगा। लेकिन इनका कहीं ना कहीं व्यापारिक आतंकवादी जो कानून है उसमें कहीं ना कहीं ढीलापन और कोई इफेक्टिव रोल देखने के लिए नहीं मिलता है। तो इसीलिए यूरोपीय संघ जो है इनके द्वारा आपत्ति जताई गई थी कि आप ऐसा करेंगे तब जाके हमारे साथ व्यापार होगा। तो इनके जो विकास और इनका जो कहना था कि इन समानकृत जो प्रणाली होती है और खासकर विकासशील जो देश होता है उनमें मानव विकास के लिए सम्मान होना चाहिए। जब आप मानव विकास का सम्मान करेंगे तब जाके इसमें व्यापार अनुकूल योजना को वापस चलाया जा सकता है और व्यापार अनुकूल हो सकता है। अब इसमें बात होती है कि हम देखते हैं कि किस तरह से कानून जो है, अब इनका राष्ट्रपति किए क्या। अब इनके जो राष्ट्रपति थे श्रीलंका के राष्ट्रपति, इनकी तो ज़रूरत है क्योंकि इनके यहाँ पे तो क्राइसिस आ चुकी है। अब इनको ज़रूरत है तो इन्होंने बोला कि एक काम करिए, इसमें अब सुधार होगा। तो ये अपने विदेश रक्षा मंत्री और जो अटॉर्नी जनरल थे दोनों को, सचिव को बताए कि आप इसमें सुधार करिए, किसमें आतंकवादी जो कानून है उसमें सुधार करने की कोशिश करिए कि हम सामने वाले देश को ये बता पाए कि हम इसमें सुधार कर रहे हैं और आप हमारे साथ व्यापार करने के लिए अनुकूल परिस्थिति हो चुका है और हम व्यापार करेंगे। तो ये आर्टिकल था इसके अंदर। तो इस आर्टिकल को आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा। तो आज के डिस्कशन में इतना ही आर्टिकल था। आप इस आर्टिकल को पूरा कवर करने का कोशिश करिएगा। यदि आप हमारे बुद्धा इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने सब्सक्राइब कर ले और प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे कि हमारा एक होता है ना कि मोटिवेशन भी बढ़ेगा कि आप, हाँ, ये प्रतिकूल प्रभाव आ रहा है तो मैं इनके लिए रोज़ आने का कोशिश करूँगा। ऐसे रोज़ तो मैं आऊँगा ही। यदि आपको अपनी पढ़ाई को बूस्ट करना चाहते हैं आप हमारे साथ आके जुड़ के, तो आप 2022 और 23 और कॉन्सेप्टर बैच इन तीनों के लिए एडमिशन ले सकते हैं और आप अपने स्टडी चालू कर सकते हैं। यदि आपको कोई गाइडेंस की ज़रूरत है, यदि आपके पास कोई पहले से आपकी फैमिली में कोई IAS नहीं है या इसका पढ़ाई नहीं किए हैं या आपके कोई रिलेटिव या दोस्त नहीं है, तो आप मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ जुड़ सकते हैं। ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम होता है आपका पढ़ाई के साथ साथ आपकी मेंटल स्टेज जो होती है उसको भी बनाए रखने में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये किसी भी ग्रुप में कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और ये दोनों नंबर है, इस पर आप कॉल कर सके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।